हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमांक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे क्या और इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन। क्योंकि इसको राइट डायरेक्शन में अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर आपको रुला देगा, सीधी बात बता रहा हूँ। क्योंकि इसको पढ़ने का ना कुछ माइंडसेट अलग होता है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जनरली जो स्टूडेंट हैं जूनियर क्लास के, वो क्या सोचते हैं, ये H2 मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, या किसी के भी मॉलिक्यूल के बीच या किसी भी केमिकल स्पीसीज के बीच हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, ये कंपाउंड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ पे, और हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट थ्योरियों के थ्रू इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जो एक नए स्टूडेंट है जो कि जूनियर क्लास का है, वो क्या सोचता है, हाइड्रोजन लिया सर ने और दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या किया, इसको मर्ज किया और क्या बनाया, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, बट यहाँ पे होता क्या है, रियलिटी क्या है, यहाँ पे जो H2 मॉलिक्यूल है ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जो बॉन्डिंग है जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हुई है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। किन के बेसिस पे, ऑन अ डिफरेंट थ्योरियों के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि हो गया CFT हो गया, ऑक्टेट रूल हो गया। ठीक है, और आपके आगे अगर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे MSc BSc में, तो MOT पढ़ेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहाँ पे आप मॉलिकुलर के ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, थ्योरियाँ हैं। और क्या करती है ये थ्योरियाँ, इनको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दीजिए कि हम कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं, कंपाउंड पहले से एग्जिस्ट हुआ है। ठीक है, हम उसको बस क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से बना होगा। ठीक है, किस तरीके से बना होगा। जैसे कि अब डायनासोर को मरते किसी ने नहीं देखा। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट थियोरियों के थ्रू उसको एक्सप्लेन किए हैं कि एक एस्ट्रॉइड आया होगा, फिर जाके डायनासोर के जो जितने भी वंश थे वो सब क्या हो गए, जल के मर गए होंगे। एक थ्योरी है, ठीक है, प्रिडिक्शन है। ठीक ठीक उसी तरह से क्या होता है, आपका जो H2 मॉलिक्यूल है, जो आपका H2 मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे, आपके अर्थ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग है, इसको क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आखिर बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है और किस लिए हो रहा है, क्या पर्पस है इसका। ठीक है, तो यही इस चैप्टर का मेन बेसिक है। ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट से और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपका ये बहुत ही इजी जाएगा। अगर अदरवाइज़ आप अगर ये सोचेंगे कि सर ने एक हाइड्रोजन लिया और इसको दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऐसे मर्ज कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ आपने अभी से ही नहीं सुधारी, तो आगे जो सीनियर क्लासेस है BSc MSc में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं। अब केमिकल बॉन्ड क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन केमिकल स्पीसीज। अब केमिकल स्पीसीज क्या चीज़ है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको एटम्स बोलते हैं। ठीक है, आयन्स वो हो गया आयन, जब दो आयन आपस में कंबाइन करते हैं उसको आयंस हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल भी वैसी है। ठीक, ये सभी क्या है, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल स्पीसीज है। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने दो एटम्स लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, एटम, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, एक एटम ए है। ठीक है, एक एटम ए है और ये क्या है, एटम बी है। ठीक है, अब ये एटम ए और एटम बी क्या होते हैं, थोड़ा सा पास आते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुक जाते हैं, और इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, इसका सर्टेन डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे आके ये रुक जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि दो एटम्स के बीच बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, जो कि बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं या फिर टीचर्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन
केमिकल स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे एटम्स लिखा है, आयन लिखा है और मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सोचेंगे कि एटम और एटम के बीच बनने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, आयन और आयन के बीच बनने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके एटम और एटम के बीच तो हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, एटम और आयन के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा सकता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा सकता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल और आयन के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा सकता है, मॉलिक्यूल और एटम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी चीज़ों के बीच पाया जा सकता है। अभी तो आप मॉलिक्यूल और एटम या आयन के बीच ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल देखेंगे, वो आप जब लिगेंड वगैरह पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि मॉलिक्यूल और आयन और मॉलिक्यूल और एटम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि एटम और एटम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, एटम और आयन के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और एटम और मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। मतलब किसी भी स्पीसीज के बीच आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ एटम और एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है ऐसा नहीं है। क्लियर। किसी भी केमिकल स्पीसीज जो कि आपका एटम्स हो गए, ठीक है, एटम्स हो गए, आयंस हो गए और मॉलिक्यूल हो गए, इनके बीच भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ जब एक एटम, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दो एटम लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक एटम है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये एक एटम ए है, ठीक है, और ये दूसरा एटम क्या है आपका बी है। जब ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे एक हीट रिलीज होता है। जब ये जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है। अब हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है या तो वर्क के फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में, ठीक है, रिलीज होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कई कई केमिकल्स को जब सर डालते होंगे आपके टीचर्स, ठीक है, किसी भी दूसरे केमिकल में क्या होता है, एक हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, आपका हीट रिलीज होना, ठीक है, हीट या एनर्जी रिलीज होना। यहाँ पे एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हो रहा है, आपके हीट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है आपका वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। एक्सोथर्मिक इज अ साइंटिफिक वर्ड, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, आप याद रखिएगा, और आगे क्लासेस में भी आपको ये बहुत कम आएगा। एक्सोथर्मिक इज अ हीट रिलीज, सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर। अब वही बात करूँ मैं बॉन्ड डिसोसिएशन की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना। डिसोसिएशन मतलब होता है आपका बॉन्ड को ब्रेक करना। क्लियर है। डिसोसिएशन का वर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब ब्रेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। क्लियर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक क्या चीज़ है, एंडोथर्मिक जब हम किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी कंपाउंड को हम हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं, ठीक है, देने एनर्जी को देना को मतलब किसी भी कंपाउंड को जब एनर्जी देते हैं हम उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ये समझाता हूँ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने H2O का एग्जांपल लिया है, ठीक है, H2 का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, कंबाइन करता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, ठीक है, तो क्या बनता है, आपका H2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब H2O मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या होता है, 436 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे 436 किलो जूल पर मोल की क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। किस फॉर्म में, आपकी हीट के फॉर्म में, ठीक है। हीट के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। अब जब मुझे इस H2 मॉलिक्यूल को क्या करना है, फर्दर ब्रेक करना है, ठीक है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन करना है। यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया,
यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ, मैंने कंबाइन कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपका हीट रिलीज हुआ कितने अमाउंट में, 436 किलो जूल पर मोल में। क्लियर। अब मुझे इस बॉन्ड को ब्रेकना है, जो H2 के बीच बॉन्ड है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पे जिसके H2 के बॉन्ड है उसको मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उतना ही एनर्जी जितना क्या हुआ रिलीज हुआ, जितना क्या हुआ यहाँ पे रिलीज हुआ, उतनी ही एनर्जी मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। ठीक। अब जब हम एनर्जी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे समझ चुके हैं, यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं कितना, जितना यहाँ पे निकला था। ठीक है। अब किसी को जितना बॉन्ड बनने में एनर्जी लगा है उतना तो बॉन्ड ब्रेक होने में लगेगा ही। ठीक है। तो 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इवन उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके उसके बाद ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक बार फिर से देख लीजिए आप। ठीक है। बॉन्ड जो फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होता है किसके फॉर्म में, आपके हीट के फॉर्म में। ठीक है। और वहीं अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूँ तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए हमें एनर्जी कंपाउंड को देनी पड़ती है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक ये चीज़ को समझा देता हूँ कि आखिर एटम्स आपस में कंबाइन क्यों क्यों करते हैं और किस तरीके से होता है। ठीक है। जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया था कि आखिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्यों है, तो यहाँ पे देखा गया था कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जब एक एटम दूसरे एटम के जब पास आता है तो एक सर्टेन डिस्टेंस में न्यू अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे न्यू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है। ठीक है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन न्यू रिपल्सन फोर्स। न्यू रिपल्सन फोर्स क्या 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 होगा उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक। यहाँ पे ये समझिए, एक सर्टन डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक सर्टन डिस्टेंस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स। अब न्यू अट्रैक्शन फोर्स क्या चीज़ है, इसको समझिए। ये जो न्यूक्लियस है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये एक एटम ए है और ये क्या है, एक एटम बी है। ठीक है। अब ये क्या है, ये बी एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या है, ए एटम का न्यूक्लियस है। क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या करते हैं, रेपल करते हैं। जब एक दूसरे के पास आए ये दोनों एटम, ठीक है, ये एटम ए और ये एटम बी जब एक दूसरे के पास आए, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आए, तो क्या हुआ, न्यू अट्रैक्शन फोर्स। न्यू अट्रैक्शन फोर्स कहने का मतलब इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन के बीच तो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है। क्लियर है, वो तो पुराना न्यू अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है। बट जो नया अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ये इस एटम बी के जो इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के जो इलेक्ट्रॉन है और इसके जो न्यूक्लियस है इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब याद रखिएगा, अपोजिट चार्ज के पीछे ही आपको अट्रैक्शन फोर्स दिखता है। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, इतना पता होगा। ठीक है। जैसे कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। ठीक है। वही बात करूं अगर प्लस और माइनस की, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, बट यहाँ पे क्या हुआ, जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे आया दोनों एटम्स, तो क्या हुआ, ए का जो न्यूक्लियन है, ठीक, सॉरी, ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बी के न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ने लगा। ठीक है, मतलब जो बी का न्यूक्लियस है वो क्या किया, ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। ठीक है। और वहीं पे अगर रिपल्सन की बात करें तो इसके न्यूक्लियस, जो एटम ए का न्यूक्लियस है, एटम बी के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रेपल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है। क्लियर। तो यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वैसे ही सेम क्या होगा, यहाँ पे एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन को रिपल करे। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिपल्सन है, ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन ए ई के बीच, सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियस बी का आपके ए इलेक्ट्रॉन के बीच, ए एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच, और यहाँ पे न्यूक्लियस ए का, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, अगर आपको समझ आए तो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन कौन सा है आपका, एटम ए के न्यूक्लियस, एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी के न्यूक्लियस के बीच, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल करेगा ही। वैसे ठीक एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स की बात करूँ मैं, तो एटम बी का इलेक्ट्रॉन, एटम बी का सॉरी न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस आपके एटम ए के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्ट करेगा। और वही अगर एटम ए के न्यूक्लियस की बात करूं तो एटम बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है आपके न्यू रिपल्सन फोर्सेस। क्लियर, न्यू रिपल्सन फोर्सेस से वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसलिए ये क्या होता है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आगे अगर मैं बात करूं, एक और तरीका है आखिर एटम क्यों कंबाइन करते हैं इसको समझाने का। ये अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट वाला तरीका है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ है उसको समझाने का तरीका। और अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो आखिर एटम क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है, वाई एटम्स कंबाइन, ठीक है। तो इसको समझाने का एक पुराना तरीका है, ठीक है, एक क्लासिकल अप्रोच है आपका, ठीक है, जो कि ऑक्टेट रूल है। और दूसरा क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको एज अ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि जब सेकेंड वीडियो में आऊँ मैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। अब क्लासिकल अप्रोच क्या है, ठीक है, क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि किसी भी एटम के जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑक्टेट बोलते हैं। अगर कंप्लीट है किसी भी एटम के, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं किसी भी ए एटम, अभी मैं किसी भी एटम का नाम नहीं ले रहा, अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। और अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर मैं एक कोई बी एटम लेता हूँ, ठीक है, उसके अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, ये जो प्लस और एंटी लिखता हूँ वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ओल्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक, इसको ये ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ना ही है इसको, ठीक है। एक पूरा एक टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इसको मैं डिटेल में लूँगा, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एटम, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ए एटम लिया है, अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल की कैटेगरी में आ जाता है, और वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक। वहीं अगर मैं बी एटम की बात करूं, ठीक है, बी एटम की बात करूं, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, दैट्स मीन ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, 2 है, 3 है, 4 है, बस 8 से कम रहना चाहिए, ठीक है। 8 से अगर कम है तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है, जिसे कौशल ल्यूइस, ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ऑक्टेट जो रूल है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और ये अभी भी यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि ये क्लासिकल अप्रोच है, दैट्स मीन ये आज भी वर्किंग नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक। मतलब कुछ चीज़ों में ये एक्सप्लेन करने में क्या होता है, थोड़ा सा लैग करता है, बट बहुत सारी चीज़ों को इसने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी अप्रोच की बात करूँ तो ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, जो कि आज के डेट में हम 100% इसको करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है कि जो आपके कंपाउंड है, कंपाउंड फॉर्मेशन का एक मेन पर्पस क्या होता है, अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना, ठीक है, अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी एटम जैसे कि बात करूँ मैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये क्या है, अनस्टेबल है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ऐसे फ्री वे में। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो गया आप। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा हाइड्रोजन एटम। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट की बात करूं, जैसे कि एक हाइड्रोजन की बात करूं, इस हाइड्रोजन एटम की और इस हाइड्रोजन एटम की, अगर ये इंडिपेंडेंट है मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती, बहुत ही ज़्यादा हाई होती, ठीक। और इसकी वजह से क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है। और इसीलिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों जब क्या क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और ये इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, दैट्स मीन ये क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच जो आज के डेट में वैलिड है, उसके हिसाब से यही सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो इंडिपेंडेंट अपना बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होने का, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी ए एटम की अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और वो क्या होगा, हाईली क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा, क्लियर है। और वहीं बात करूँ अगर किसी बी एटम की, ठीक है, बी एटम की क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर कम है, दैट्स मीन वो क्या है, स्टेबल है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम ही होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, ठीक है, कि एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से समझाता है। और क्लासिकल अप्रोच क्या है, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही आप क्या है, स्टेबल है, अदरवाइज आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है किसी भी चीज़ का तो ले लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आने वाले वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक्स को, जो कि ऑक्टेट रूल है और आपका मॉडर्न अप्रोच है, उसको मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। हो सके तो कल या परसों मैं वीडियो बना दूं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।